नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं इकोनॉमी के सेट 3 के बारे में। ऑलराइट, सेट 1 और सेट 2 ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल करवा दिए गए हैं। जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं उनको बताना चाहूँगा कि अगर आप पुरानी वीडियोस को एक्सेस करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। ये प्लेलिस्ट जो है स्टडी आईक्यू के द्वारा ही बनाई गई है। आप इसको वहाँ से देख सकते हैं। पुरानी सभी वीडियोस आपको वहाँ पर उपलब्ध करवाई जाएंगी। ऑल्सो बताना चाहूँगा ये सारी की सारी वीडियोस आपको फ्री में जो है हम स्टडी आईक्यू पर प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑलराइट, इकोनॉमी के सेट 3 में हम बात करेंगे रिगार्डिंग दी फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट से जुड़े कई सारी चीज़ें जो पिछले साल समाचार में रही उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे। फाइनेंशियल मार्केट में कुछ चीज़ें नॉर्मल होंगी और कुछ चीज़ें जो है वो सेकेंडरी मार्केट, यानी कि जैसे कि हम समझते हैं बॉन्ड या बॉन्ड यील्ड से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं, उनकी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। 1 ईयर के करंट अफेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम मई से लेकर के फरवरी तक के करंट अफेयर्स हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं आप मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है अनिरुद्ध सर। ध्यान रखिएगा ये मेरी यूनिक आईडी है। ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बताना चाहूँगा स्टडी आईक्यू की ऐप लॉन्च हो गई है गूगल प्ले स्टोर पर, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के ऊपर मेरे ही द्वारा बनाया गया कोर्स है पास्ट ईयर प्रीलिम्स के डिस्कशन का, जिसमें मैंने पिछले 10 साल के पेपर्स को सब्जेक्ट वाइज जो है वो कवर किया है। राइट, स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम फॉलोइंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ये सब विषय यहाँ पे कवर किए जाएंगे: पी नोट्स, अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम, बायलेटरल नेटिंग, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जिसको जेम के नाम से भी जाना जाता है, बॉन्ड्स इन न्यूज़, मसाला बॉन्ड्स की बात करेंगे, भारत 22, एक्सचेंज ट्रेड फंड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ये सभी बॉन्ड्स की बात की जाएगी। फिर फंड्स, NIIF की फ़ंड की बात करेंगे। राइट, और अंत में कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो कि मैं समझता हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। 1 या 2 टर्म्स हैं जो कि हम यहाँ पे कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं फॉर्मली एक सिंपल से सवाल के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग दी पार्टिसिपेटरी नोट्स? पी नोट्स, जिसको पार्टिसिपेटरी नोट्स भी कहा जाता है, इसको हम यहाँ पे देखते हैं। पी नोट्स आर ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अंडरलाइंग इंडियन एसेट्स। दे आर इशूड बाय रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स टू ओवरसीज इन्वेस्टर्स। P notes are misused due to anonymity involved in case of participatory notes. All the given options are correct. ठीक है, इसका बेहतर जवाब आप दे पाएंगे एक बार हम पी नोट्स के पूरे टॉपिक को समझ लें। ऑलराइट, यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ। एक और टर्म का इस्तेमाल होता है जिसे कहा जाता है प्रॉमिसरी नोट्स। ठीक है, प्लीज़ दोनों को कंफ्यूज ना करें। प्रॉमिसरी नोट्स और पी नोट्स अलग चीज़ हैं। पी नोट्स का जो वर्ड है वो केवल पार्टिसिपेटरी नोट्स के लिए यूज़ होता है। प्रॉमिसरी नोट्स के लिए पी नोट्स का वर्ड यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पी नोट, ये न्यूज़ में था, फरवरी की न्यूज़ है। पी नोट इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू टू ड्रॉप, हिट नियरली 11 ईयर लो टिल दिसंबर एंड। ठीक है, इसमें जो पी नोट्स में जो निवेश हो रहा था, इसमें जो है बहुत ज़्यादा कटौती देखने को मिली है। अभी हम 11 साल से, पिछले 11 साल से सबसे निचले स्तर पर हमें देखने को मिला है दिसंबर एंड तक। ठीक है, ये होते क्या है पी नोट्स? दे आर ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अंडरलाइंग इंडियन एसेट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप सिंपल से तरीके से समझ सकते हैं इसे। मान लीजिए एक अमेरिकन सिटीजन है। ठीक है, कोई अमेरिकन सिटीजन है और उसको अमेरिका में बैठकर किसी इंडिया की कंपनी में निवेश करना है। ठीक है, और वो खुद जो है इस कंपनी में निवेश नहीं करना चाहता डायरेक्टली, तो वो क्या करता है, वहाँ पर जो कोई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होगा, जिसको हम FPI बोलते हैं, उसके पास अप्रोच करेगा और बोलेगा कि प्लीज़ मुझे एक पी नोट चाहिए, आप फलां फलां कंपनी में जो है मेरी तरफ से इन्वेस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो वो FPI आगे जाके उस कंपनी में इन्वेस्ट कर देगी। और ये FPI को रेगुलेट कौन करेगा? ठीक है, इसको रेगुलेट करेगा सेबी। ये FPI जो है ये अपना पंजीकरण सेबी के पास करवाती हैं और ये FPI के ऊपर जो निगरानी रखते हैं वो सेबी रखते हैं। सेबी यहाँ पर हमारी जो रेगुलेटरी एजेंसी है वो रखेगी। ठीक है, Therefore, P notes are offshore derivative instruments. Offshore derivative instruments. They are issued by registered FPIs to overseas investors or hedge funds who wish to be part of the Indian stock market without registering themselves with SEBI directly. ये जो इन्वेस्टर था, अमेरिकन सिटीजन था, इसको खुद से सेबी के साथ रजिस्टर करवाने की इच्छा नहीं थी, तो इसने FPI को एक तरीके से एक विचोलिया के रूप में बना लिया यहाँ पर, जिसके थ्रू वो भारतीय स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकता है। ठीक है, क्या कारण था कि अभी पी नोट्स की जो वैल्यू थी, जो भारत में निवेश हो रहा था, वो काफ़ी कम हुआ? यहाँ पर देखिए, जो नियम लाए जा रहे थे पी नोट्स के लिए, उनकी काफ़ी सख्ताई बढ़ चुकी थी।
लिबरलाइज नॉर्म्स फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स बेस्ड ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ HR खान कमेटी, ठीक है। डिक्लाइनिंग इक्विटी इन्फ्लोज भी कम हो रहे थे यहाँ पर। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इंडियन कॉर्पोरेट्स हैज़ वर्सनड ओवर द लास्ट डिकेड, जो हमारी कॉर्पोरेट की इंडस्ट्री है उसके जो प्रॉफिट है वो भी नीचे आ रहे थे, जिसकी वजह से बाहर के निवेशकों को लगा कि हमें भारत में निवेश जो है नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो सबसे बड़ा कंसर्न था पी नोट्स को लेकर, जो कि इसी के साथ जुड़ा हुआ है, टाइटनिंग ऑफ रूल्स ऑन पी नोट्स, वो बेसिकली ये है कि ये जो रूल्स थे, इसके जो नियम थे, ये सेबी ने ही इसमें काफ़ी ज़्यादा सख्ताई बढ़ा दी थी। इसके पीछे मेन कारण था कि भारत में पी नोट्स का जो पैसा है उसका गलत इस्तेमाल हो रहा था, बद इस्तेमाल हो रहा था, इसको मिसयूज़ किया जा रहा था टू लॉन्डर मनी और फंड इलीगल एक्टिविटीज़। अवैध गतिविधियों को पैसा देने के लिए पी नोट्स का इस्तेमाल हो रहा था। इसी के चलते सेबी ने यहाँ पर काफ़ी सारी जो अपने नियम हैं वो यहाँ पर सख्त कर दिए थे, जिसका जो मेन रीज़न रहा पी नोट्स की वैल्यू का कम होने का, राइट। अगली न्यूज़ की बात कर लेते हैं। ये जो एक बिल लाया गया था जुलाई और अगस्त में, आपको मालूम होगा कई सारे बिल पार्लियामेंट में पास किए गए थे। जुलाई स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा बिल्स पास किए गए जुलाई 2019 में, अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम के नाम से, ठीक है। पार्लियामेंट पासेस लॉ बैनिंग दी अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम। जो अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स होती हैं, फॉर एग्जांपल कई सारे चिट फंड्स होते हैं, ठीक है, कई सारे फॉर एग्जांपल पॉन्जी स्कीम्स हम जिसको बोलते हैं, इनको जो है बैन करने के लिए, इनके ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए एक नया जो है बिल लाया गया था, ठीक है, और ये पास कर दिया गया था। पॉन्जी स्कीम्स ओवर द ईयर्स हैव बीन अ मेनेस इन द कंट्री। ये भारत के लिए बहुत बड़ी मेनेस रही हैं। रोज़ वैली, शारदा, IMA ज्वेल्स स्कैम इन बैंगलोर, ठीक है। शारदा स्कैम जो आपको याद होगा कलकत्ता में हुआ था, रोज़ वैली स्कैम हुआ था, फिर IMA ज्वेल्स स्कैम हुआ। दे आर अमंग द मेजर स्कैम्स इन द रिसेंट पास्ट। ये सभी के सभी स्कैम्स जो हैं एक तरीके के पॉन्जी स्कीम्स हैं। आपने ऐसी स्कीम्स के नाम सुना होगा जिसमें अक्सर लोगों को झांसे में लिया जाता है कि आप इतना पैसा दे दीजिए, आपको इतना ब्याज मिल जाएगा इतने समय के बाद, ठीक है। पैसा इकट्ठा कर लेते हैं कुछ कंपनीज आके, लेकिन वो पैसा जो है उसको लेके भाग जाते हैं। The Act covers existing gaps in legislation which had been exploited by various parties to siphon large amounts of money away from small investors. इसमें जो है इस अधिनियम में कई सारी ऐसी चीज़ों के ऊपर काम किया गया है जिन गलतियों का, जिन कमियों का बेसिकली गलत इस्तेमाल किया जा रहा था कई सारी कंपनीज के द्वारा, ठीक है, सो दैट जो लोगों का पैसा है वो यहाँ पे बचाया जा सके। पॉन्जी स्कीम जो मैंने यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये एक यूनिवर्सल वर्ड है, ठीक है। इस वर्ड का डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकता है, पॉन्जी स्कीम होती क्या है। ये एक फ्रॉडुलेंट इन्वेस्टिंग स्कैम है, ठीक है, एक फ्रॉड है, ये इन्वेस्टिंग स्कैम है, प्रॉमिसिंग हाई रेट्स ऑफ रिटर्न विद लिटिल रिस्क टू इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो अक्सर ऐसा होता है, जैसे आपको मैंने बताया, एक मूवी भी आई थी, हिंदी मूवी आई थी हेरा फेरी के नाम से, आपने सुना होगा। उसमें ये बताया गया था कि आप इतना पैसा जो है इतने दिनों में डबल हो जाएगा, राइट। तो वहाँ पर बेसिकली ये तरीका है बताने का, ये एक तरीके की पॉन्जी स्कीम है। काफ़ी सिंपल आप समझ सकते हैं। अगर कोई भी आपको स्कीम बहुत ज़्यादा लाभ दे रही है बहुत कम समय में, तो समझ जाइए कि वो पॉन्जी स्कीम हो सकती है। इट जनरेट्स रिटर्न्स फॉर अर्ली इन्वेस्टर्स बाय एक्वायरिंग न्यू इन्वेस्टर्स, ठीक है। ये क्या करती है, मान लीजिए 1000 इन्वेस्टर्स, एक पॉन्जी स्कीम ने टारगेट किया हुआ है कि मैंने 1000 इन्वेस्टर्स इकट्ठे करने हैं, तो ये क्या करेगी, पहले 100 इन्वेस्टर्स को खुश रखेगी, पहले 100 इन्वेस्टर्स को अपना पैसा ले लेगी, उनको खुश रखेगी, और बाकी के 900 इन्वेस्टर्स का पैसा उनसे लेकर इनको दे देगी, और बाकी बीच में अपना पैसा प्रॉफिट बना लेगी। लेकिन ये जो 900 लोग हैं ये यहाँ पर नुकसान में चले जाएंगे, ठीक है। सो रीजंस फॉर पॉपुलैरिटी ऑफ पॉन्जी स्कीम, हाई रेट ऑफ रिटर्न, ईजी टू इन्वेस्ट इन सच स्कीम्स। ये जो कंपनीज हैं ये लोगों के घरों पे जा जाके, गाँव में जा जाके लोगों का पैसा जो है एक तरीके से फ्रॉड तरीके से उन पैसे को लेने की कोशिश करती हैं। इन्हीं स्कीम्स को रेगुलेट करने के लिए ये बिल पास किया गया था, अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स बिल। नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इशू है ये बायलैटरल नेटिंग का। ये पिछले साल का, जो इस साल का इकोनॉमिक सर्वे है 2020 का, इसने इस टर्म का इस्तेमाल किया, बायलैटरल नेटिंग। ये आखिरकार क्या होती है, बायलैटरल नेटिंग क्या होती है, टू हेल्प रिलीज बैंक कैपिटल। बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, मैं आपको सिंपल लफ्ज़ों में समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ICICI बैंक है और एक्सिस बैंक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। ICICI बैंक ने एक्सिस बैंक को 20 लाख रुपए वापस करने हैं, ठीक है, और एक्सिस बैंक ने ICICI बैंक को 10 लाख रुपए वापस करने हैं। अभी तक क्या होता है, अगर दोनों बैंक्स को एक दूसरे को कुछ ना कुछ पैसा लौटाना है, तो अभी तक क्या होता है, दोनों बैंकों के पास मान लीजिए काफ़ी सारा पैसा अवेलेबल है, तो ICICI बैंक क्या करेगा कि वो 20 लाख रुपए को अलग से रख देगा,
वो ये सोच के रखेगा कि ये वो वाला 20 लाख है जो मैंने एक्सिस बैंक को लौटाना है, तो इसको मैं नहीं छेड़ूंगा। सिमिलरली एक्सिस बैंक जो है वो 10 लाख रुपए को अलग से रख देगा कि ये वाला पैसा जो है मैंने आईसीआईसीआई बैंक को लौटाना है, इसको मैं नहीं छेड़ूंगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुई, मान लीजिए आईसीआईसीआई बैंक के पास कुल मिला के जो पैसा है वो 200 लाख रुपए है, ठीक है, और एक्सिस बैंक के पास मान लीजिए 180 लाख रुपीस का पैसा है। फॉर एग्जाम्पल, हम केवल एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहे हैं। अब 200 लाख रुपए में से आईसीआईसीआई ने 20 लाख रुपए साइड पे रख दिया है, तो आईसीआईसीआई के पास कुल पैसा बचा कितना जिसको वो आगे लोन पे दे सकता है? केवल 180 लाख रुपीस का पैसा इसके पास बच गया। और वहीं एक्सिस बैंक के पास बचा 170 लाख रुपीस का पैसा, क्योंकि उसने 10 लाख रुपए अलग से रखा हुआ है, ठीक है। कहने का मतलब कि जितना पैसा उन्होंने साइड पे रखा, जैसे जैसे वो पैसा को साइड पे रखते जा रहे हैं वैसे वैसे उनके पास जो उनका कैपिटल है वो कम होता जा रहा है, जिसको वो आगे इस्तेमाल कर सकते हैं, लोगों को ब्याज पे दे सकते हैं और अपनी कमाई कर सकते थे, ठीक है। अब इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए इकोनॉमिक सर्वे ने एक सिफारिश की है, एक सुझाव दिया है कि इस पूरे साइकिल को ख़त्म करने के लिए वो क्या करना चाहती है कि आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक, अगेन उदाहरण के तौर पे, अगर आईसीआईसीआई ने एक्सिस को 20 लाख रुपए लौटाने हैं और एक्सिस ने आईसीआईसीआई को 10 लाख रुपए लौटाने हैं, तो बेसिकली हम इस पूरी इक्वेशन को यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। आईसीआईसीआई जो है वो एक्सिस को 10 लाख रुपए लौटा देगा। सिंपल है, ठीक है। इसे कहा जाता है बायलैटरल नेटिंग। क्लियर? इस चीज़ का जो प्रस्ताव है ये रखा गया है, मैंने काफ़ी आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। इस चीज़ का प्रस्ताव रखा गया है इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा। अ बायलैटरल नेटिंग अग्रीमेंट, ये एक समझौता है विच enables two counterparties in a financial contract to offset the claims against each other to determine a single net payment obligation that is due from one counterparty to the other। ठीक है, जो नेट पेमेंट बनती है हम केवल उसकी यहाँ पर पेमेंट करेंगे, ठीक है। हम नेट पेमेंट को कैलकुलेट कर लेते हैं दो जो पार्टीज हैं उनके बीच की। दिस मीन्स दैट पेएबल्स एंड रिसीवेबल्स आर नेटेड ऑफ, ठीक है। जो पेएबल है, रिसीवेबल है, उसको आपने सिंगल बोल दिया कि दो लोग थे ए और बी, और ए ने बी को कुछ देना था, बी ने ए को कुछ देना था, हमने नेट पेमेंट कैलकुलेट कर ली, वो हमने पेमेंट कर दी, सिंगल हमने खत्म कर दिया, ठीक है। इंडियन फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट लॉज, जो हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल वित्तीय कॉन्ट्रैक्ट के जो लॉ हैं, दे डू नॉट परमिट बायलैटरल नेटिंग, हाउएवर दे डू अलाउ मल्टीलेटरल नेटिंग वेयर पार्टीज कैन ऑफसेट क्लेम्स अगेंस्ट ईच अदर थ्रू अ सेंट्रल काउंटर पार्टी, ठीक है। काफ़ी हैरानी की बात है कि भारत में जो हमारे अधिनियम थे, जो हमारे कानून थे, वो मल्टीलेटरल नेटिंग को तो अलाउ करते हैं, लेकिन वो बायलैटरल नेटिंग को अलाउ नहीं करते थे, ठीक है। मल्टीलेटरल नेटिंग में अब सिंपल समझ लीजिए, अब दो बैंक हमने बताए थे आपको, अब मान लीजिए कई सारे लोग हैं, ए बी सी डी, ए ने बी को कुछ देना है, बी ने डी को कुछ देना है, डी ने ए को कुछ देना है, डी ने सी को कुछ देना है, सी ने ए को कुछ देना है, सी ने बी को कुछ देना है। इन सभी लोगों को जो है हम ट्रांजैक्शंस को कम करने के लिए मल्टीलेटरल नेटिंग करते हैं कि अल्टीमेटली ए ने बी को क्या देना है, बी ने सी को क्या देना है, सी ने डी को और डी ने ए को क्या देना है। इस चीज़ को हम करने के लिए मल्टीलेटरिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बायलैटरल नेटिंग अभी भी हमारे यहाँ पे नहीं चलती। Without bilateral netting, Indian banks have had to set aside higher capital against their trades in the over-the-counter market। ये क्या होता है इसको मैं अभी आपको बताऊंगा, which impacts their ability to participate in the market। Moreover, it also increases the systematic risk during defaults। मान लीजिए कोई डिफॉल्ट हो गया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एनपीएस आपको मालूम है बढ़ रहे हैं, अगर बैंक के एनपीएस भी बढ़ रहे हैं तो एक तो उनको कैपिटल वहाँ से वापस नहीं मिल रहा, दूसरी तरफ इनको पैसा यहाँ पे अलग से रखना पड़ रहा है, जिसकी वजह से बेसिकली इनकी जो क्षमता है आगे और ब्याज देने की वो कम हो जाती है। अगर इनकी क्षमता ब्याज देने की कम होती है तो ऑब्वियसली बैंकिंग सिस्टम जो है वो धीरे धीरे कोलैप्स कर सकता है। यहाँ पर बायलैटरल नेटिंग जो है इट वुड हेल्प रिड्यूस हेजिंग कॉस्ट एंड लिक्विडिटी नीड्स फॉर बैंक्स, प्राइमरी डीलर्स एंड अदर मार्केट मेकर्स, देयर बाय एनकरेजिंग पार्टिसिपेशन इन ओटीसी डेरिवेटिव मार्केट्स। आपको बहुत डेप्थ में नहीं जाना, बेसिकली आपको ये समझना है कि यदि बैंक जो है ये बायलैटरल नेटिंग के सिस्टम का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो ओटीसी मार्केट में उनकी जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। ओटीसी मार्केट क्या होती है? They are those markets in which participants trade directly between two parties without the use of a central exchange or other third party। ठीक है, तो OTC मार्केट में बेसिकली जो हम बोल रहे थे कि एक्सिस ने आईसीआईसीआई को पैसा वापस करना है, ये सब कुछ OTC मार्केट में ही होता है। ठीक है, OTC मार्केट कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है इसकी, ये बेसिकली एक तरीके की वर्चुअल मार्केट है। लेकिन यहाँ पर अब OTC मार्केट में आप इमेजिन कीजिए जो कम पैसा साइड पे रखा जाएगा बैंकों के द्वारा, तो OTC मार्केट में बैंकों की ट्रेड करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी, राइट।
एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ मालूम होनी चाहिए कि जो ये बायलैटरल नेटिंग की बात कर रहा हूँ, ये भारत ने अभी तक शुरू नहीं की है, लेकिन ये दुनिया भर में काफ़ी सारी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड है, बेसल कमेटी का आपने नाम सुना होगा, बैंकिंग सुपरविजन के ऊपर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट कमेटी है ये बेसल कमेटी। ये भी इसको जो है रिकमेंड करते हैं, और साथ साथ ही दुनिया के कई सारे बड़े देश यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जो है इस बायलैटरल नेटिंग समझौतों को जो है लागू कर चुके हैं। सो भारत को इनसे सीखना होगा और डेफिनेटली इनको जो है इम्प्लीमेंट करना होगा। आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट की बात करते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस वैसे पुरानी स्कीम है, लेकिन ये पिछले साल न्यूज़ में थी। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का जो तीसरा वर्जन है ये लॉन्च किया गया। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस अनाउंसेस नेशनल सेलर्स ऑनबोर्डिंग कैंपेन। ठीक है, बेसिकली इसका भी आप थोड़ा सा इतिहास जान लीजिए कि प्रोक्योरमेंट को लेकर काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। राइट, प्रोक्योरमेंट यानी कि खरीद। ठीक है, खरीद को लेके बहुत सारी इश्यूज आते हैं। खरीद, कोई भी सरकारी महकमा जो है उसको बहुत सारा सामान खरीदना पड़ता है। कई बार सरकारी महकमों के ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि आपने जो खरीद की वो आपने किसी नोन के थ्रू करवा ली, और आपने यहाँ पे सबको एक फेयर मार्केट नहीं प्रोवाइड की, जिसकी वजह से आप कुछ लोगों को फेवर करते हैं, बाकी लोगों को फेवर नहीं करते। इसके चलते सरकार ने यहाँ पे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का निर्माण किया। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस 2016 में लाई गई थी फॉर द फर्स्ट टाइम। ये एक ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म है टू फैसिलिटेट प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट। जो सरकार के कई सारे मंत्रालय हैं और जो सरकार के कई सारे निकाय हैं, वो यहाँ पर किस तरीके से सामान की खरीदारी करते हैं उसको ठीक करने के लिए, उसमें से जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं डिस्क्रिशन निकालने के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस लाया गया था। ठीक है, इसको बनाने वाला कौन था? द पोर्टल वॉज डेवलप्ड बाय द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल्स विद टेक्निकल सपोर्ट ऑफ माइटी। नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन जो है इसने हेल्प की थी, और ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है, इसने हेल्प की थी। इट हैज़ बीन एनविसाज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज द नेशनल प्रोक्योरमेंट पोर्टल ऑफ इंडिया एंड इज डायरेक्टली मॉनिटर्ड बाय पीएमओ ऑफिस। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, पीएमओ ऑफिस डायरेक्टली इसकी निगरानी करता है। ठीक है, यहाँ पर सभी चीज़ों की प्रोक्योरमेंट होती है। सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पीएसयूज, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस, लोकल बॉडी, सभी लोग जो है वो जीईएम पोर्टल, जेम पोर्टल का इस्तेमाल करते हैं। द परचेजेस थ्रू जेम, इसको मैंडेटरी कर दिया गया है, यानी कि इसको जो है कोई भी महकमा जो है वो बाध्य है कि वो जेम पोर्टल के थ्रू ही अपनी खरीद करेगा। ठीक है, और ये मैंडेटरी करने वाला जो डिपार्टमेंट है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। उसके बाद 24 स्टेट्स और यूटीज़ ने अभी तक जो है साइन कर दिया गया है, बाकी स्टेट्स अभी भी उन्होंने साइन नहीं किया है। नेक्स्ट, अभी तक हमने देखिए फाइनेंशियल मार्केट से जुड़े हुए कुछ टर्म्स की बात की। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी मार्केट से जुड़े हुए कुछ टर्म्स की। सेकेंडरी मार्केट बेसिकली वो वाली मार्केट होती है जहां पर एक तरीके से आप कह सकते हैं स्टॉक्स का लेन देन होता है, स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, जो बेसिकली एक तरीके से वो सेकेंडरी मार्केट में होता है। यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको समझनी होंगी। एक है बॉन्ड, एक है बॉन्ड यील्ड। बॉन्ड एक तरीके का डेट इंस्ट्रूमेंट है इशूड बाय अ कंट्रीज गवर्नमेंट और बाय अ कंपनी टू रेज द फंड्स। ठीक है, अक्सर आपने सुना होगा कि ये कंपनी जो है पैसा रेज करना चाहती है, तो वो पैसा रेज कैसे करती है? वो बॉन्ड्स के द्वारा वो पैसा रेज करती है। ठीक है, तो वो अपने बॉन्ड की कुछ वैल्यू रख देगी और वो अपने बॉन्ड को मार्केट में ले आएगी, लोग उस बॉन्ड को खरीदेंगे, तो वो पैसा जो है कंपनी को चला जाएगा। जैसे जैसे कंपनी बढ़ेगी वैसे वैसे बॉन्ड की वैल्यू जो है बढ़ती रहेगी। ठीक है, अगर कंपनी नीचे जाएगी तो बॉन्ड की वैल्यू नीचे जाती रहेगी। और सभी बॉन्ड्स की एक मैच्योरिटी पीरियड होती है, यानी कि उस पर्टिकुलर मैच्योरिटी पीरियड के बाद आप उस बॉन्ड को जा करके रिडीम कर सकते हैं कि जी मेरा बॉन्ड मैंने इतने का खरीदा था, आज इस बॉन्ड की वैल्यू इतनी है, मुझे इसके बदले में इतना पैसा दे दिया जाए। Each bond has a price fixed by the issuer known as the face value and an annual interest known as the coupon payment। तो जब वो बॉन्ड इशू किया जाता है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसने अपनी कंपनी की वैल्यू को 100 लाख रख दिया है। ठीक है, और मान लीजिए उसने 100 लाख बॉन्ड जो है वो मार्केट में ले आया है, तो यानी कि हर बॉन्ड की वैल्यू 1 रुपये रखी है उसने।
₹1 की उसने वैल्यू रखी है हर बॉन्ड की, ठीक है। इसको आप एक तरीके से कह सकते हैं फेस वैल्यू। मैं आपको बहुत ही एक बेसिक ढंग से बता रहा हूं, तो इसको आप कह सकते हैं फेस वैल्यू, ठीक है। और बॉन्ड यील्ड क्या होता है? द इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न और द प्रॉफिट दैट द बॉन्ड अर्न्स इज कॉल्ड एज बॉन्ड यील्ड, ठीक है। मान लीजिए यही ₹1 का जो बॉन्ड है ये आगे बढ़ के मान लीजिए ₹3 का हो गया, ठीक है। तो ₹2 की कमाई हुई ₹1 के ऊपर, ये हुई बॉन्ड यील्ड एंड इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द बॉन्ड्स कूपन रेट बाय इट्स फेस वैल्यू। बॉन्ड यील्ड हैज एन इनवर्स रिलेशनशिप विद द बॉन्ड प्राइस। इफ बॉन्ड प्राइस इंक्रीजेज बॉन्ड यील्ड डिक्रीजेस, ठीक है। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। अगर बॉन्ड प्राइस बढ़ता है तो बॉन्ड की यील्ड जो है वो डिक्रीज होती है धीरे धीरे, ठीक है। आइए हम स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक को एक क्वेश्चन के थ्रू। विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स इज और आर नॉट करेक्टली मैच्ड। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा वापस जाना चाहूँगा। यहाँ पर जो ये सवाल हम इसका जवाब देना भूल गए थे, आई थिंक अब आप इसका जवाब दे पाएंगे। पी नोट्स, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑल दी ऑप्शन आर करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर ये ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एफपीआईज के द्वारा इशू किए जाते हैं और इनकी जो है मिसयूज़ काफ़ी बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से इनके ऊपर सख्ताई जो है बढ़ गई है। तो ऑल दी गिवन ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स इज और आर नॉट करेक्टली मैच्ड। ये सवाल जो है मैंने इस सवाल को आपके सामने पेश किया है मसाला बॉन्ड्स के संदर्भ में, ठीक है। मसाला बॉन्ड्स क्या है इसकी चर्चा हम करेंगे जस्ट। यहाँ पर आपको देखना है कौन सा सही से मैच्ड है। डिमसम बॉन्ड्स डिनोमिनेटेड इन चाइनीज़ रेमनिबी, जो चाइना की करेंसी है। समुराई बॉन्ड्स डिनोमिनेटेड इन इंडोनेशिया रुपया। कोमोडो बॉन्ड्स डिनोमिनेटेड इन जापानीज़ येन, ठीक है। तो जो हमारे मसाला बॉन्ड्स हैं इनकी डिनोमिनेशन इंडियन रुपी में होती है, ठीक है। इंडियन रुपी में इनकी डिनोमिनेशन होती है। वैसे ही डिमसम बॉन्ड्स जो है इनकी डिनोमिनेशन चाइनीज़ रेमनिबी में होती है, ठीक है। समुराई बॉन्ड्स की जापानीज़ येन में होती है और कोमोडो बॉन्ड्स की इंडोनेशिया रुपी में होती है। सेकंड और थर्ड जो है आपस में इंटरचेंज किए हुए हैं। फर्स्ट यहाँ पे सही है, ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर, 1 ओनली, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मसाला बॉन्ड्स के बारे में। एडीबी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इट हैज़ लिस्टेड ₹850 करोड़ मसाला बॉन्ड्स ऑन इंडिया INX। यहाँ पर हम कई सारी चीज़ों की बात करेंगे। पहले तो मसाला बॉन्ड्स क्या होते हैं और इंडिया INX क्या चीज़ है, ठीक है। एडीबी के जो मसाला बॉन्ड्स हैं दे आर लिस्टेड ऑन बोथ लग्जमबर्ग एक्सचेंज एंड इंडिया INX। ADB has listed its 10-year masala bonds worth ₹850 करोड़ on the global securities market of India International Exchange। ये इस बार समाचार में था। ADB's masala bonds are listed both on Luxembourg Exchange and India INX. This is the first time a foreign issuer and a supranational is doing a primary listing with India INX. India INX जो है ये भारत का एक लौता ग्लोबल सिक्योरिटीज़ मार्केट एक्सचेंज है विच इज़ लोकेटेड इन दी गिफ्ट सिटी ऑफ गांधीनगर, ठीक है। ये गिफ्ट सिटी है जो IFSC यहाँ पे लोकेटेड है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर। यहाँ पर जो गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है, यहाँ पर इंडिया INX लोकेटेड है। ये एक ग्लोबल हब है फॉर फंड रेजिंग बाय इंडियन एंड फॉरेन इशूअर्स, ठीक है। मसाला बॉन्ड्स जो हैं ये क्या होते हैं? बिफोर दैट आई वॉन्ट यू टू नो कि INX क्या चीज़ है। इट इज़ द कंट्रीज फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सचेंज लोकेटेड एट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर गिफ्ट सिटी इन गुजरात। गांधीनगर में जो गिफ्ट सिटी है, ठीक है, यहाँ पर आपका IFSC है। IFSC के अंदर आपका भारत का पहला इंटरनेशनल एक्सचेंज लोकेटेड है। इट इज़ अ सब्सिडरी ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, ठीक है। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत ही काम करता है, उसी के नीचे काम करता है। It is the fastest in the world with a turnaround time of 4 microseconds operating on an advanced technology platform on Eurex T7, right? यहाँ पर it launched Global Securities Market, India's first international primary market platform that connects global investors with India and foreign issuers. अब बात कर लेते हैं मसाला बॉन्ड्स की।
मसाला बॉन्ड्स जो है ये रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स हैं, रुपी यानी कि इंडियन रुपी की बात हो रही है, रुपी डिनोमिनेशन के बॉन्ड्स हैं, दैट इज द फंड्स वुड बी रेज्ड फ्रॉम ओवरसीज मार्केट्स इन इंडियन रुपीज़। अभी क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए भारत की कुछ कंपनीज को पैसा उठाना है, ठीक है, तो उनको जो पैसा उठाना पड़ता है वो दूसरे बॉन्ड्स में उठाना पड़ता है, जो कि अक्सर या तो डॉलर में होते हैं या येन में होते हैं, ठीक है, या मान लीजिए पाउंड में होते हैं या यूरो में होते हैं। तो उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो जो पैसा भारत उठाता है वो भारत को महंगा पड़ता है। साथ ही में एट द सेम टाइम इससे क्या हो रहा है, दुनिया भर में ये सारी करेंसीज जो हैं इनकी सर्कुलेशन तो बढ़ रही है, लेकिन भारत के जो रुपये की सर्कुलेशन नहीं बढ़ रही थी। तो मसाला बॉन्ड्स का जो आइडिया था ये पहले लाया गया था 2014 में, लेकिन धीरे धीरे ये अब जो है पिक्चर में आ रहा है। यहाँ पर इसके दो फ़ायदे हैं, एक तो जो है भारत के जो कंपनीज़ हैं वो यहाँ पर इंडियन रुपये में पैसा ओवरसीज़ मार्केट से उठा पाएंगी अगर मसाला बॉन्ड्स इशू किए गए हैं, और दूसरी चीज़ इससे भारत की करेंसी जो है वो वर्ल्ड मार्केट में सर्कुलेशन उसकी बढ़ जाएगी। इससे भारत की रुपये की जो वैल्यू है वो भी इंप्रूव होगी और भारत की रुपये में जो ट्रस्ट है लोगों का वो भी बेहतर होगा। एनी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट एंड इंडियन बैंक इज एलिजिबल टू इशू रुपी डिनोमिनेटेड मसाला बॉन्ड्स ओवरसीज, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के ऊपर सवाल आया था एक बार यूपीएससी में कि कौन कौन यहाँ पे इशू कर सकता है, कोई भी कॉर्पोरेट हो, बॉडी कॉर्पोरेट हो या इंडियन बैंक हो, वो इशू कर सकता है। सबसे पहली बार मसाला बॉन्ड 2014 में इशू किया गया था बाय इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। जो IFC है ये वर्ल्ड बैंक की ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। मनी रेज थ्रू सच बॉन्ड्स कैन नॉट बी यूज फॉर रियल एस्टेट एक्टिविटीज अदर दैन फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टाउनशिप और अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, ठीक है। आप इसको रियल एस्टेट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इट ऑल्सो कैन नॉट बी यूज फॉर इन्वेस्टिंग इन कैपिटल मार्केट्स, ठीक है। सो ये यहाँ पे कंडीशंस दी गई हैं मसाला बॉन्ड्स के लिए, और क्या क्या होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सवाल दोबारा आने के बहुत बहुत चांसेस हैं। यूपीएससी के 2015 के पेपर में मसाला बॉन्ड्स के ऊपर सवाल आया था। जो और आपको मैंने अभी बताया कि डिमसम बॉन्ड्स हैं चाइनीज़ रेमनेबी में है, समुराई बॉन्ड्स जापानीज़ येन में है, कोमोडो बॉन्ड्स इंडोनेशियन रुपया में है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अब हम बात करेंगे भारत 22 के बारे में, ठीक है, जो कि एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, ETF के नाम से जाना जाता है। रिसेंटली इसका जो 4th ट्रांच है इट वॉज रिलीज्ड, ऑल्सो नोन एज फर्दर फंड ऑफर 2 ऑफ भारत 22 ETF वॉज लॉन्च्ड, ठीक है। तो ये तो केवल न्यूज़ में था, 4th ट्रांच आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं कि 4th ट्रांच क्या होता है। इसमें बेसिकली होता क्या है, ETF क्या होता है ये आपको समझना है, ठीक है। और भारत 22 ETF की क्या खासियत है ये भी आपको यहाँ पे समझना है। भारत में अभी तक देखिए 2 तरह के ETF लॉन्च किए गए हैं। सबसे पहला है CPSE ETF, ठीक है, और दूसरा है भारत 22 ETF। ये 2 ETFs जो हैं ये लॉन्च किए गए हैं अभी तक कुल मिला के भारत के द्वारा, ठीक है। इट इज़ द सेकंड ETF फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर CPSE ETF विच कंप्राइजेज ओनली ऑफ स्टेट रन कंपनीज एज इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब जैसा कि यहाँ पे नाम बताता है, CPSE का जो ETF है इसमें केवल सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, ठीक है, जो हमारी PSUs हैं वो इसका भाग हैं। लेकिन भारत 22 की खास बात क्या है कि इसके अंदर CPSEs भी हैं यानी कि PSUs, इसके अंदर PSBs भी हैं, फॉर एग्जांपल SBI बैंक है या फिर है ना, तो ये सब बैंक्स भी हैं, और प्राइवेट कंपनीज भी हैं यानी कि प्राइवेट बैंक भी यहाँ पे हो सकता है, विच आर स्ट्रैटेजिक होल्डिंग ऑफ स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये 22 कंपनियाँ हैं इसके अंदर, CPSEs, PSUs और प्राइवेट कंपनीज यहाँ पे कुल मिला के इसका भाग हो सकती हैं। ये पहला डिफरेंस है दोनों के बारे में। CPSE ETF पुराना है, भारत 22 ETF नया है। An ETF is a security that tracks an index, a commodity or a basket of assets like an index fund but trades like a stock on an exchange, ठीक है। अब ETF बेसिकली है क्या? ETF बेसिकली आप फॉर एग्जांपल आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि एक फंड के थ्रू कई सारे स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहते हैं, तो आपके लिए ETF काफ़ी अच्छी ऑप्शन साबित हो सकती है, ठीक है। मान लीजिए आप ये नहीं चाहते कि आप मल्टीपल कंपनीज में ट्रेडिंग करें, आप ये चाहते हैं कि आप एक ही फंड के थ्रू मल्टीपल कंपनीज में ट्रेडिंग करें, तो ETF के थ्रू आप वो कर सकते हैं। इसके अंदर कई सारी कंपनीज एक साथ मिली हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर इट इज़ अ सिक्योरिटी विच ट्रैक्स एन इंडेक्स, अ कमोडिटी और अ बास्केट लाइक एन इंडेक्स फंड बट इट ट्रेड्स लाइक अ स्टॉक ऑन एन एक्सचेंज। इसका नाम तो फंड है लेकिन इसकी ट्रेडिंग एक स्टॉक की तरह ही होती है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, ठीक है। जो यहाँ से पैसा आएगा प्रोसीड्स फ्रॉम द ETF विल हेल्प द गवर्नमेंट मीट इट्स डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट ऑफ रुपीज़ 1.05 लाख करोड़ फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। तो हमारा जो डिसइन्वेस्टमेंट का यहाँ पे टारगेट है, जो कि हर साल बजट में निकाला जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, डिसइन्वेस्टमेंट से जो रिसीट्स आती हैं, जो यहाँ से आय आती है, वो एक तरीके से कैपिटल रिसीट्स मानी जाती हैं गवर्नमेंट के लिए,
ठीक है, अगर ETF जो है कामयाब होता है तो वो भारत के डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट्स को मीट करने में हेल्पफुल हो जाता है। ठीक है, आपको केवल इतना ही समझना है ETF क्या होते हैं, 2 तरह के ETF हैं, क्या उनमें डिफरेंस हैं, ठीक है, और इसका फ़ायदा भारत के लिए क्या हो सकता है। ज़्यादा आपको डेप्थ में नहीं जाना, क्योंकि देखिए UPSC या कोई भी सरकारी एग्जाम अदर देन आई कैन से RBI ग्रेड बी का एग्ज़ाम, कहीं पर भी आपको बहुत डेप्थ में नहीं पूछा जाएगा सेकेंडरी मार्केट के सवालों के बारे में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कॉर्पोरेट लोन्स को लेकर। बेसिकली RBI ने कमेटी सेटअप की। यहाँ पर क्या है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की बात की गई। अगेन मैं डेप्थ में नहीं जाऊँगा, यहाँ पर केवल आपको 2 चीज़ें समझनी है। RBI ने जो टास्क फोर्स सेटअप की है वो किसके अंडर सेटअप की है? TR मनोहरन टू एग्जामिन द पॉसिबिलिटीज ऑफ अ सेकेंडरी मार्केट फॉर कॉर्पोरेट लोन्स इन इंडिया। ठीक है, इट सजेस्टेड क्रिएटिंग अ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी। एक तो ये TR मनोहरन की आपको टास्क फोर्स याद रखनी है कि ये सेटअप की गई है, और एक पुरानी कमेटी थी HR खान कमेटी, जिसने रिकमेंडेशंस दी थी ऑन डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट। क्लियर? यहाँ पर ये दोनों कमिटीज़ का नाम आपको याद रखना है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते क्या हैं? Corporate bonds are debt securities issued by private and public corporations. Companies issue corporate bonds to raise money for a variety of purposes such as building a new plant, purchasing equipment or growing the business. ठीक है, ये वाले corporate bonds जो हैं ये भारत में अभी उतने डेवलप्ड नहीं हैं, जिसको लेकर यहाँ पे काफ़ी जो है चर्चा चलती रहती है। US में, UK में, या फिर आप कह सकते हैं जापान में, फ्रांस में, इन सभी कंट्रीज़ में ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की मार्केट बहुत ही बड़ी है, इसीलिए वहाँ की कंपनीज बहुत अच्छा करती हैं, यहाँ तक कि चाइना में भी। लेकिन भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड जो हैं वो इतने डेवलप नहीं हैं। इसको लेके कई सारी टास्क फोर्स लाई गई हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम नियम जो है उनको स्थापित नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये अभी तक काफ़ी लंबे समय से डिले हो रहा है। राइट, नेक्स्ट AIF की बात कर लेते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड या ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स जिसको बोलते हैं, ये क्या होते हैं? द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द क्रिएशन ऑफ एन ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। विद अ टारगेटेड कॉर्पस ऑफ ₹25,000 करोड़ फॉर द कंप्लीशन ऑफ स्टॉल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स यहाँ पे पूरे नहीं हो रहे, उसके लिए गवर्नमेंट ने AIF फंड की क्रिएशन का जो है 25,000 करोड़ का कॉर्पस दिया है। ये AIF क्या होता है? एक तो ये फिगर को प्लीज़ याद रखिएगा, ये फिगर पूछे जाने के चांसेस हैं। 25,000 करोड़ का जो है यहाँ पे कॉर्पस गवर्नमेंट ने इसके लिए दिया था। ठीक है, AIFs होते क्या हैं? AIF means any fund established or incorporated in India which is privately pooled investment vehicle which collects funds from sophisticated investors whether Indian or foreign for investing it in accordance with a defined investment policy for the benefit of its investors. ठीक है, वेरी सिमिलर टू म्यूचुअल फंड लेकिन वेरी डिफरेंट फ्रॉम म्यूचुअल फंड ऑल्सो। दोनों ही बातें यहाँ पे लागू होती हैं। म्यूचुअल फंड की तरह ही काम करता है। ठीक है, म्यूचुअल फंड में क्या होता है, एक मान लीजिए एक आप कई सारे लोग हैं, ये एक फ़ंड में पैसा डालेंगे, ये फ़ंड आगे जाके पैसा, ये फ़ंड को मैनेज करने वाला फॉर एग्जांपल एक बैंक है। ठीक है, और ये बैंक इस पूरे फंड के पैसे को किसी और फंड में डाल देगा, किसी यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में डाल देगा। जैसे जैसे इस फंड का पैसा बढ़ेगा, ये यहाँ पे जो निवेशक हैं इनको यहाँ पे फ़ायदा होता रहेगा। सिमिलरली ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फ़ंड होता है। यहाँ पर बेसिकली ये फ़ंड भारत में ही इनकॉर्पोरेट किया जाता है, प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल, जो कि कई कई लोगों से पैसा इकट्ठा करता है और उसको फिर आगे जाके इन्वेस्ट करता है। लेकिन इसमें अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। ऑल्सो आपको याद यहाँ पे क्या रखना है, म्यूचुअल फंड जो है वो इन तीनों ही कैटेगरीज में फॉल नहीं करता। ठीक है, क्योंकि म्यूचुअल फंड की अलग से दिशा निर्देश दिए गए हैं सेबी के द्वारा, और AIF ध्यान से सुनिएगा, इसको लेकर कोई भी दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं। इट इज़ एन अनरेगुलेटेड फंड। ठीक है, ये एक अनरेगुलेटेड फंड है, और MF जो है यानी कि म्यूचुअल फंड जो है ये सेबी की गाइडलाइंस के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। इसको आप देख सकते हैं कैटेगरी 1 में, कैटेगरी 2 में, कैटेगरी 3 में कौन सा आता है। चांसेस काफ़ी कम है ये पूछे जाने की कि कौन सा किस कैटेगरी में आता है, लेकिन हाँ ये सवाल पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं कि AIF और MF के बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट NIIF की बात कर लेते हैं। अंतिम न्यूज़ है ये। NIIF जो है फंड ऑफ फंड्स भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ADB टू इन्वेस्ट 100 मिलियन इन NIIF फंड ऑफ फंड्स। एक्चुअली क्या है, NIIF को फंड ऑफ फंड्स तो वैसे नहीं कहा जाता। NIIF के तहत जो है 3 फंड्स हैं, उसमें से एक फंड को फंड ऑफ फंड्स कहा जाता है। ठीक है, NIIF जो है वो है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड। ठीक है, और NIIF जो है ये एक काफ़ी बड़ा फंड जो है लाया गया था 2016 में भारत की सरकार के द्वारा। यहाँ पर क्योंकि हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारा पैसा अटका हुआ था, NIIF का फंड यहाँ पर लाया गया था।
कि हम किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए लोगों से पैसा ले सकते हैं, ठीक है। इट इज़ बीइंग कंसिडर्ड एज एन AIF अंडर द सेबी रेगुलेशन। सेबी रेगुलेशन के तहत ये एक AIF की तरह काम करता है, जिसकी हमने अभी चर्चा की। NIIF is a trust which raises debt to invest in the equity of infrastructure finance companies. It acts like a banker's bank. इसमें गवर्नमेंट की जो होल्डिंग है वो गवर्नमेंट ओन्स 49% ऑफ NIIF. NIIF currently manages 3 funds each with distinctive investment mandate. NIIF के तहत फिर से 3 फंड आते हैं। ये तीनों फंड्स आपके लिए जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके पहले इस चीज़ को देख लीजिए, ADB ने जो पैसा निवेश किया है वो फंड ऑफ फंड्स में किया है, और एक कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड है जिसने NIIF के मास्टर फंड में $600 मिलियन डाला है, ठीक है। ADB ने $100 मिलियन डाला है फंड ऑफ फंड्स में, और एक कनाडा पेंशन प्लान जो इन्वेस्टमेंट बोर्ड है इसने $600 मिलियन डाला है मास्टर फंड में। 3 तरह के फंड्स हैं, तीनों में अंतर क्या है। मास्टर फंड जो है ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ठीक है, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइमरीली इन्वेस्टिंग इन ऑपरेटिंग एसेट्स इन द कोर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जो हमारे कोर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र हैं। फॉर एग्जांपल सड़कें हैं, बंदरगाह हैं, ठीक है, हवाई अड्डे हैं, ठीक है, पावर के प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें निवेश करेगा। जो फंड ऑफ फंड्स हैं मैनेज्ड बाय फंड मैनेजर्स हु हैव गुड ट्रैक रिकॉर्ड्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एसोसिएटेड सेक्टर्स इन इंडिया। सम ऑफ द सेक्टर्स ऑफ फोकस, यहाँ पर जो सेक्टर्स हैं वो अलग हैं। ऊपर जो है मेनली बुनियादी ढांचे के हमारे क्षेत्र थे, यहाँ पर जो सेक्टर्स हैं वो अलग हैं। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, मिड इनकम एंड अफोर्डेबल हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज एंड अलाइड सेक्टर्स। इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज है यहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स नहीं है। और अंत में स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट फंड है। इट इज़ एन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड टू जब लिखा हो यानी कि कैटेगरी 2 अंडर सेबी इन इंडिया। द ऑब्जेक्टिव इज टू इन्वेस्ट लार्जली इन इक्विटी एंड इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। ये जो है ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट्स में दोनों में ही काम करेगा। ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड क्या होते हैं? ग्रीन फील्ड यानी कि आप कोई प्रोजेक्ट जो है एकदम स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं, ब्राउन फील्ड यानी कि एक ऑलरेडी बने हुए प्रोजेक्ट में कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड है इन दी कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स, ठीक है। ये बेसिकली आपका इक्विटी और इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करेगा आगे जाके, ये वाला फंड स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट फंड। ये 3 फंड्स हैं जो कि NIIF के तहत आते हैं। अंत में दो टर्म्स हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टर्म्स है। इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर यूपीएससी सवाल पूछ चुकी है, प्रेडेटरी प्राइसिंग के ऊपर यूपीएससी सवाल पूछ चुकी है। इनसाइडर ट्रेडिंग जो है ये क्या होती है? बेसिकली फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी में काम करते हैं, आप एक स्टॉक कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, और आपको मालूम पड़ गया कि ये स्टॉक जो है ये अब ऊपर जाएगा या फिर ये अब नीचे जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आपने वो इन्फॉर्मेशन बाहर लीक कर दी अपने कुछ जानने वालों को ताकि उनका फ़ायदा हो जाए। It is the buying or selling of a security by someone who has access to material non-public information about the security, ठीक है, ये करना एक जुर्म है। In India, SEBI Regulation 1992, framed under SEBI Act 1992, intends to curb and prevent the menace of insider trading in securities. Companies Act also prohibits, उसके तहत भी ये जो है मना किया गया है और SEBI Act भी इसको मना करता है और ये एक कानूनन जुर्म है। प्रेडेटरी प्राइसिंग ये काफ़ी सिंपल है समझना। प्रेडेटरी प्राइसिंग फॉर एग्जांपल मान लीजिए मार्केट में फॉर एग्जांपल एयरटेल और जियो की बात कर लें हम। जब जियो आया था मार्केट में तो जियो ने जो है वो एकदम से प्राइजेस एकदम ऑलमोस्ट फ्री कर रखा था, राइट। तो ये एक तरीके की प्रेडेटरी प्राइसिंग है, इसको भी यहाँ पर मार्केट के लिए अच्छा नहीं माना जाता। भारत में कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इन सभी चीज़ों को रेगुलेट करता है कि कोई भी मार्केट का प्लेयर ऐसे प्राइजेस ना कर दे कि वो प्रेडेटरी प्राइसिंग हो जाए, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, कॉम्पिटिशन जो है वो फेयर नहीं रहेगा। It is the act of a market leader lowering its prices below its cost to gain an unfair advantage. कुछ भी है, फॉर एग्जांपल एयर कंडीशनर्स की बात हो रही है। एक पर्टिकुलर कंपनी 1 टन का एयर कंडीशनर मान लीजिए 15,000 का बेचती है, दूसरी कंपनी वो कहे कि मैं 5,000 का बेचने के लिए रेडी हूँ, तो वो एक तरीके की प्रेडेटरी प्राइसिंग मानी जाएगी, ठीक है। इससे क्या होगा कि मार्केट में कॉम्पिटिशन कम हो जाएगा और बाकी प्लेयर्स को नुकसान हो सकता है, ठीक है। इस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है बनाया गया है, ठीक है। वॉलमार्ट ने भी सेम चीज़ की थी। वॉलमार्ट के ऊपर भी जो है यहाँ पर एक तरीके का केस चल रहा है इसको लेकर, प्राइस वॉर भी बोलते हैं इस चीज़ को, राइट। दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज प्रेडेटरी प्राइसिंग। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो में मज़ा आया होगा। देखिए थोड़ा सा टफ ज़रूर है, आई एग्री, लेकिन आपको मल्टीपल बार इस चीज़ को पढ़ना होगा और बार बार इसको सुनेंगे पढ़ेंगे तो आपको ईजिली जो है याद हो जाएगा। नॉट टू वरी। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।